हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछे गए। ओके, कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है वो है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन्होंने इंजीनियरिंग जो है वो सिविल एरिया से करी है और इनकी जो हॉबी है वो है कुकिंग। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले चेयरमैन जो सर है उन्होंने पूछा कुकिंग हॉबी कैसे। ठीक है, क्योंकि जनरली लड़कियों की कुकिंग हॉबी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो कैंडिडेट है वो लड़का है, तो कुकिंग जो है वो हॉबी कैसे है ये बताया। क्या क्या बना लेते हो, फिर इनसे पूछा गया कि कुकिंग में जो है क्या क्या बना लेते हो, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है बजरी के विकल्प क्या क्या है। अब इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है तो क्या है बजरी के विकल्प जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो बजरी के जो विकल्प हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। बजरी के विकल्प जैसे कि हमारा एमसेंड, राजस्थान गवर्नमेंट ने एमसेंड जो है वो एक बजरी के विकल्प के रूप में जो है वो घोषित किया है, जिसमें एमसेंड पॉलिसी जो है वो 2020 जो है वो जारी भी करी थी। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो नदियों से पारंपरिक जो रेत पर निर्भरता जो है वो कम करना है। ठीक है, और जो एम सैंड जो है वो क्या की जाती है, वो ग्रेनाइट जो होता है उसके पत्थर से जो है जो चूरा बनाकर जो है एम सैंड का निर्माण जो है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान में बजरी की क्या स्थिति है। राजस्थान की में जो बजरी की स्थिति जो है वो पता ही है कि इलीगल जो है माइनिंग चलती है। बजरी माफिया जो होते हैं वो बजरी का अवैध खनन करते हैं, अवैध खनन करके उसका अवैध व्यापार करते हैं। और इतना कई बार तो इतना हिंसक रूप ले लेती है बजरी माफियों का कि वो पुलिस तक की हत्या भी कर देते हैं। रिसेंट में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कि काफ़ी राजस्थान को हिला देने वाली है। तो इन पर जो नियंत्रण लगाना जो है वो काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग के बारे में बताओ। अर्थक्वेक जो रेजिस्टिंग बिल्डिंग जो होती है ये पर्टिकुलरली एक विशेष टेक्निक का यूज़ करके बनाई जाती है, जिसमें रबड़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है वो टेक्निक बनाई जाती है। मुझे एक्चुअली ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि ये सिविल से रिलेटेड है, तो थोड़ा मुझे नहीं पता है। तो आप थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा जिनका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जो है ये वापस भी पूछा जा सकता है। मैंने नॉर्मल बताया बट वो टेक्निकल जानना चाह रहे थे। अब इन्होंने भी क्या है नॉर्मल वे में बताया था, टेक्निकली जो है इनको भी नहीं पता था, तो इनका आंसर भी थोड़ा ठीक ठीक ही गया। बनास बजरी एरिया में पोस्टिंग दी तो कैसे रोकोगे। अब बनास एरिया जो है वहाँ पर क्या है, बजरी खनन पर क्या है रोक है। तो बनास एरिया में क्या है आए दिन जो है वो हिंसा की घटनाएं जो है वो होती रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन पूछा गया कि बजरी एरिया में जो पोस्टिंग देते तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये हाइपोथेटिकल जो कंडीशन जो है वो देते हुए क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट मेंबर 1 ने ये पूछा 10 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, कितना टाइम लगेगा। यानी 10 मंजिल का जो है वो बिल्डिंग बनानी है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो इन्होंने आंसर चाइना ने 28 घंटों में बनाई थी। बेसिकली यही जानना चाह रहे थे, मतलब चाइना ने जो 28 घंटे में जो है वो जो 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाई होगी, तो इसके बारे में इन्होंने अच्छे से बताया होगा, तो यही जान रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा पता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक इस टाइप की पद्धति होती है जिसमें कोई भी प्लास्टिक की, कोई धातु, कोई सेरेमिक्स, कोई पाउडर, लिक्विड्स या कोई जीवित कोशिका जो होती है उसका यूज़ करके जो है जितनी भी वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है। अब इसका हाल ही में प्रयोग जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी काफ़ी बड़ी है। वैसे तो इसका उपयोग जो है आर्किटेक्चर में, फुटवियर में, फैशन ज्वेलरी में, निर्माण उद्योग में, डिज़ाइन उद्योग में, एरोस्पेस में, बायोटेक्नोलॉजी में, मिलिट्री एरिया में, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में भी, और डेंटल मेडिकल में भी, शिक्षा में, खाद्य उद्योग में, सभी में जो है इसका जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अब निर्माण उद्योग में भी जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जो है जैसे सिटी स्कैन की तरह ही क्या करते हैं, कोई डिजिटल प्रिंट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, और कोई भी अंग का, कोई भी उत्तक का या फिर कोई भी मटेरियल का यूज़ करते हुए मटेरियल का निर्माण हम जो है 3D प्रिंटिंग से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसके लिए क्या करते हैं हम, विशेष प्रकार का मेटल, नायलॉन या पर्यावरण हितैषी कोई भी मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो हम इसमें क्या करते हैं यूज़ करते हैं और फिर उसको परत दर डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है वो कंटेंट जो हमें चाहिए वो उसका निर्माण जो है हो जाता है। और इसमें डिफरेंट टाइप के जो कलर्स हैं उसका यूज़ भी जो है किया जाता है और इससे हम जटिल से जटिल संरचनाएं जो है वो निर्मित कर सकते हैं।
जैसे कंप्यूटर जो है मन मर्जी के आकार का हम कंप्यूटर बना सकते हैं, कैमरा बना सकते हैं, स्कैनर बना सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल्स है वो इससे जो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हर क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। राजस्थान में कौन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कि एक तो हो गया हमारा लाइमस्टोन, जिसमें भी एक तो स्टील ग्रेड का है और एक सीमेंट ग्रेड का है। तो स्टील ग्रेड जो हमारा जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ एरिया में पाया जाता है, जबकि सीमेंट ग्रेड जो है वो हमारा बिलाड़ा जोधपुर में और सोनू जैसलमेर में और निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ है, इसमें तीनों जगह पे काफ़ी अच्छा जो है कैटेगरी का स्टील ग्रेड कैटेगरी का लाइमस्टोन जो है वो हमें मिलता है। फिर दूसरा हमारा जाता है फेल्सपार। फेल्सपार जो है वो हमारा मिलता है अजमेर भीलवाड़ा जो बेल्ट है वहाँ पर हमारा फेल्सपार मिल जाता है। फ्लोर्सपार जो है वो मांडू की पाल में जो उदयपुर में मिल गया थर्ड। फोर्थ सिलिका सैंड जो है वो झिर और सांगोद जयपुर में मिलता है। बाल क्ले बीकानेर में मिल गई। सैंड स्टोन, सॉप स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सभी जो है ये राजस्थान में जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थक्वेक आता है तो मेहरानगढ़ आमेर क्यों नहीं कोलैप्स होती। अब इनसे पूछा गया कि जब अर्थक्वेक आ जाता है तो मेहरानगढ़ जो हमारा फोर्ट है और जो आमेर फोर्ट है ये गिरते क्यों नहीं है, ये ऐसे कैसे खड़े क्यों रहते हैं। तो विशेष टेक्निक जो है निर्माण में विशेष टेक्निक का प्रयोग किया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से है तो इसीलिए इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति जो है वो क्या है। कोरोना वैक्सीनेशन की अगर स्थिति की हम बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो अभी भारत में जो है कोरोना जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसमें क्या है, वैक्सीनेशन को भी गति मिली है। वैक्सीनेशन जो अगर भारत में कोरोना का वैक्सीनेशन जो है वो लगभग हुआ है 32.36 करोड़ जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन हो चुका है, चाहे सिंगल डोज हो चाहे डबल डोज हो। इसमें आधे लोग सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, इतना हो चुका है। और आज के अगर डेटा की बात करें, आज ही के पेपर में आया है कि भारत ने जो है अमेरिका को भी वैक्सीनेशन में पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में जहाँ 32.33 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन हुआ है, वहीं भारत में 32.36 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 2.45 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है। और जल्दी ही ये डेटा जो है वो ये आंकड़ा जो है जल्दी जो है गति पकड़ेगा और लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी होगा। तो इस तरह से वैक्सीनेशन जो है वो हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें आप कैसे मैनेज करोगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। अब वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर लोग नहीं लगवाना चाहते तो आप क्या करोगे। अगर लोग नहीं लगवाना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि वैक्सीनेशन लगवाओगे तो ये बेनिफिट्स होंगे आपको। जब कोविड हो भी जाता है तो क्या होगा, सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है, आपकी जान बच सकती है और आपका जो इम्यून पावर जो है, आपकी जो हर्ड इम्यूनिटी है जो वो बढ़ेगी और आप जो है आसानी से जो है जब कोरोना हो जाता है तो आप आसानी से आप उसको जो है मात दे सकते हो। इस तरह से उनको अगर हम समझाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या है भ्रम है कि कोरोना वैक्सीन से हमारी जान चली जाएगी, कोरोना वैक्सीन जो है लगाना सही नहीं है, हम 2-3 साल बाद में एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसा भ्रम जो है वो लोगों में फैला हुआ है। तो उसको दूर करना होगा। महंगाई और चीज़ों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, अब ये पूछा जा रहा है। पड़ोसी देश दाम कम कर रहे हैं और यहाँ बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों। भारत की जीडीपी कितनी है, ये सब इन्होंने आंसर दिया, मुझे नहीं पता, इन्हें भारत की जीडीपी नहीं बताती। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करें मेंबर 3 ने क्या पूछे। मेंबर 3 ने पूछा बजरी और एम सैंड में क्या डिफरेंस है। अब बजरी जो है वो तो हमें पता ही है कि जो रिवर जो होती है, हमारी जो नदियाँ होती है उनसे जो है बजरी निकाल जाती है, जबकि एम सैंड जो है वो ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उससे निर्मित की जाती है। तो इसके लिए जो है बजरी एम सैंड के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है मशीनें भी लगाई गई हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में 200 मशीनें जो है वो अप्रूव करी है और एम सैंड जो पॉलिसी जो है 2020 वो भी लागू करी है। बजरी पर अवैध खनन रोका गया है। दोनों की कॉस्ट पूछी गई है, कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, आप गूगल करके देख लीजिएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूछा डिटेल में। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो जान लेते हैं, क्योंकि ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। आज भी इसके बारे में एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल विस्टा क्या है। सेंट्रल विस्टा जो है वो रायसीना हिल्स जो है हमारी दिल्ली में, रायसीना हिल्स से लेकर जो इंडिया गेट तक का जो एरिया है, ठीक है, राजपथ के किनारे से जो स्थित है नई दिल्ली में, वहाँ तक का एरिया जो है वो क्या है हमारा सेंट्रल विस्टा।
जो इसका क्या है, केंद्रीय जो हमारा केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र भी है, जिसमें नया संसद भवन, नई आवासीय जो परिसर है, इन सभी का जो है नई रूप से जो है रीडेवलपमेंट जो है किया जाएगा। इन सभी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के आवास भी शामिल है, कार्यालय भवन शामिल है, ओके, मंत्रालय जो है उनका निर्माण जो है वो सब इसमें क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल है। तो इसके लिए अब क्या हुआ है कि 10 दिसंबर 2020 को ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई थी। लगभग 20,000 करोड़ का आई थिंक प्रोजेक्ट जो है वो एक बार मतलब लॉन्च के लिए पैसे लगाए गए थे, बजट जो है वो इंस्टॉल करा गया था। उसके बाद में जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, इस पर लगातार विरोध होते रहे कि अभी कोविड चल रहा है, इतनी महामारी है, उसके बीच में हमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पहले याचिका लगाई गई, उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें भी याचिका लगाई गई। तो अभी थोड़ी देर पहले ही निर्णय आया है कि जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि याचिकाकर्ताएं जो याचिकाकर्ता है उनकी जितनी भी जो दलील है, जो भी उन्होंने याचिका लगाई है, उनको जो है खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, खारिज करने के बाद जो याचिकाकर्ता जिन्होंने याचिका लगाई है उन पर जुर्माना भी जो है वो लगाया गया है। तो इस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, आप और थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट मेंबर ने कहा अच्छा वर्क है सेंट्रल विस्टा, इसके बारे में जानकारी लेते रहना। ये भी कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर का अच्छा काम है, आप इसको जानकारी भी इसके बारे में लगातार लेते रहना। नेक्स्ट फिर M2 मेंबर ने चाइना बिल्डिंग के बारे में बताने पर अप्रिशिएट भी किया। जो M2 जो मेंबर 2 थे उन्होंने क्या किया कि चाइना की बिल्डिंग जो है उसके बारे में जो बताया था उन्होंने कि 28 आवर्स में जो है ना वो बनाई थी, उसके बारे में भी जो है डिस्कशन यहाँ पर उनको अप्रिशिएट भी किया गया। नेक्स्ट है अगेन चेयरमैन सर जो है उन्होंने वापस से क्वेश्चन पूछा, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई एग्जाम्पल दो। अब इनसे जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो है वो पूछा गया। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि इसके अंतर्गत न्यायपालिका, केंद्र राज्य सरकारों के कार्यकारी जो आदेश होते हैं वो, विधायी अधिनियम जो होते हैं, ठीक है, इनका परीक्षण करने और संविधान का उल्लंघन करने पर इनको अवैध घोषित कर सकती है। जैसे क्या हो गया, मान लो कि न्यायिक समीक्षा में कौन कौन से आगे जो विधायिक कार्य होते हैं उनकी समीक्षा कर सकती है, जैसे कार्यपालिका की हो गई, और न्यायिक फैसलों की जो है समीक्षा, यानी खुद के फैसले जो दिए गए उनकी भी समीक्षा कर सकती है, और जितने भी प्रशासनिक कार्य है उनकी समीक्षा जो है वो कर सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। अब जो न्यायिक समीक्षा जो है वो क्या है कि ये संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख तो नहीं है कि कौन से आर्टिकल में होगा, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो जिससे इंगित होता है कि यहाँ पर जो न्यायिक जो हमारा रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा है वो जाहिर होती है। जैसे आर्टिकल 32 जिसमें विभिन्न प्रकार की रिट्स लगाई गई है, आर्टिकल 226, ओके, आर्टिकल 137, आर्टिकल 13, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो शो करते हैं कि न्यायिक समीक्षा जो है वो विद्यमान है। ठीक है, अब इसमें क्या शक्तियों का संतुलन होता है, मानव अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं उनकी रक्षा की जाती है, स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। ये न्यायालय जो है वो सब रूल को क्या कराता है, फॉलो भी करवाने की कोशिश करता है कि अगर कहीं पर कोई भी कानून जो है अवैध रूप से बन गया है तो उसको शून्य भी घोषित जो है वो न्यायालय इसके तहत कर सकता है। इस तरह से जो है ये हमारा जुडिशियल रिव्यू जो है वो होता है। अब इसमें बोला गया है कि कोई एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए हो सकता है कि कोशिश कर सकती है। जैसे कि केस हुए थे 4-5, हाँ याद आया, एक केस तो ये हुआ था कि जब ये गोलकनाथ वाला केस हुआ था, गोलकनाथ वाला 1967 वाला, उसमें ये बताया गया था कि मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ है ना। और फिर उसके बाद में वापस से संशोधन करके केशवानंद भारती वाला जो केस आया था, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स जो आया था 1977 में, मिनर्वा मिल्स जो केस आए थे, इन सभी में जो है अलग अलग रूप से जो है न्यायिक समीक्षा की बात जो है वो करी गई थी। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका जनक कौन है? अमेरिका जो है वो इसका आई थिंक जनक है। ठीक है, इन्होंने सॉरी बोला, लेकिन अगर हम पर्सन तो मुझे नहीं पता, लेकिन देश की बात करें तो अमेरिका जनक है, क्योंकि हमने अमेरिका से ही जो है न्यायिक रिव्यू जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिया है। फिर बाद में इनको बोला गया आप जा सकते हैं, थैंक यू। अब इनका जो एक्सपीरियंस है उससे इन्होंने कंक्लूजन निकाल के बोला है, बीटेक वाले लोग डरे नहीं, यानी बीटेक जो करे होते हैं लोग कभी भी डरे नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दें। मेंबर्स थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पेशेंस लेवल चेक करने के लिए ऑल द बेस्ट, यानी कि केवल एक आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, वही कूल एंड काम रहना है, इजी होकर मुस्कुराते हुए आंसर देना है। इस तरह से जो है इनका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कैंडिडेट की वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन बाय।